गुड आफ्टरनून एवरीवन। 3 बज गया है। आज अपन लोगों का लेक्चर है जीओसी। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का डेट 31 दिसंबर है। तो अभी हम लोगों को जीओसी का एक आज वाली क्लास में मेजर कंसेप्ट हम लोगों को इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल इसके बारे में डिस्कस करना है। ई पे लिखते हैं प्लस और एनयू पे लिखते हैं माइनस। तो मुझे बताओ कि ये कंसेप्ट अपन ने पहले डिस्कस किया है क्या? अगर डिस्कस किया है तो भी अपन इसको दोबारा डिस्कस करेंगे, नहीं भी डिस्कस किया है तो भी हम लोगों को ये चीज़ ठीक से पढ़ना होगा। तो फिर से किसी स्टूडेंट से बात कर लेते हैं। किन से बात करें? हाथ उठाओ, बताएंगे कौन इंटरेस्टेड है बात करने में। छोड़ो सर, आपसे क्या ही बात करना। चलो हर्षद अनम्यूट, आपने हाथ उठाया था। यस सर। सर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हुआ है क्या अपना? नहीं सर। बहुत बढ़िया। आज की क्लास में अपन यही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ये नाम सुना है पहले? केमिकल बॉन्डिंग में नहीं सुना होगा शायद, है ना? नहीं सर। नहीं ठीक है, सर। नया नया आर्टिकल है, अपन डिस्कस करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग वैसे भी होता नहीं है, अपन ही पढ़ाएंगे। तो क्या होता है कि बेसिक कैरेक्टर और एसिडिक कैरेक्टर अपन लोगों ने देख लिया है ना? तो एसिडिक और जितनी भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस देखेंगे उसमें एक चीज अपन याद रखना, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। ये वाला कंसेप्ट बहुत बार यूज करने वाले हैं और एसिडिक बेसिक कैरेक्टर बहुत बार यूज करने वाले हैं। तो एसिडिक बेसिक कैरेक्टर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि एसिड जो रहते हैं वो H प्लस डोनर्स रहते हैं और जो बेसेस जो रहते हैं वो लोन पेयर डोनर्स रहते हैं। तो डोनेट के टेंडेंसी के रिस्पेक्ट में अपन बात करें, बेसेस आर लोन पेयर डोनर्स एंड एसिड्स आर H प्लस डोनर्स। तो ये वाली कंडीशन और डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा निगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, ये वाली कंडीशन और इसके रिलेटेड स्टेबिलिटी वाली कंडीशंस अगर अपन ध्यान में रखते हैं तो बहुत सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो प्रॉब्लम है, बहुत सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो अपना लोड है वो कम हो जाएगा। बहुत सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, ये चीज याद रखना। और एसिड्स आर H प्लस डोनर्स और बेसेस आर लोन पेयर डोनर्स, DONOR, DONOR। तो एसिड्स आर H प्लस डोनर्स, बेसेस आर लोन पेयर डोनर्स। इतना अगर अपन याद रख लेंगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अस। तो अब इसमें क्या होता है कि एक नया आर्टिकल अपन को स्टडी करना होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। आने वाले जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स होंगे 11th में 12th में, ऊपर वाले ने नहीं चाहा तो अगर आप लोगों ने रिपीट किया वगैरह जो भी कंडीशन है, तो वो वाले साल में भी इलेक्ट्रोफाइल का ई मतलब ई प्लस और न्यूक्लियोफाइल का NU मतलब NU माइनस, ये चीजें बहुत बार अपने को सुनने को मिलेंगी। तो ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोफाइल, एन स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफाइल, ये चीज अपन याद रखें। और फिलस का मतलब होता है अट्रैक्शन, फिलस मतलब लव। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी चीज जिसको निगेटिव चार्ज के लिए अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब समथिंग विच इज हैविंग अट्रैक्शन टुवर्ड्स निगेटिव चार्ज। तो ऑब्वियस बात है उसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा? न्यूक्लियोफाइल के ऊपर निगेटिव चार्ज रहेगा। ये चीज अपन को समझ में आती है। इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, न्यूक्लियोफाइल पे निगेटिव चार्ज रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज ही रहना चाहिए, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। बट एक ऐसी चीज जिसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए वो है न्यूक्लियोफाइल, और एक ऐसी चीज जिसको निगेटिव चार्ज चाहिए वो है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है ये चीज। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल सबको समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज हाथ उठा के पूछ लेंगे अभी। प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज इन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। सर। बोलिए हर्ष। सर एक बार फिर से बताते, थोड़ा नहीं समझा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब एक ऐसी चीज जिसको निगेटिव चार्ज चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो उस पर खुद पे चार्ज पॉजिटिव रहेगा। और न्यूक्लियोफाइल मतलब एक ऐसी चीज जिसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, जिसको पॉजिटिव चार्ज होना है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा? उसके ऊपर निगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बेसिस पे ही डिफाइन करते। न्यूट्रल चीजें भी इलेक्ट्रोफाइल रह सकती, न्यूट्रल चीजें भी न्यूक्लियोफाइल रह सकती, दोनों टाइप की चीजें रह सकती है। लेकिन हम ये समझे कि जो चीज को निगेटिव चार्ज चाहिए वो इलेक्ट्रोफाइल और जो चीज को पॉजिटिव चार्ज चाहिए वो न्यूक्लियोफाइल। हर्ष कमेंट करो, आपने डाउट पूछा था ये? हाँ सर, समझ ठीक है, गया। ओके सर। फिलस मतलब अट्रैक्शन। तो अब अपन देखेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जनरल रिएक्शन अपन लिखते हैं वो किस फॉर्मेट की रहती है। तो वो रहती है A+B गिव C। सर क्या बोल रहे हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। A+B गिव C, सर ये तो अपन ने 9th-10th में भी पढ़ा था। तो A और B दो रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट C बनाते हैं, तो इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन ना समझे। C+D प्रोडक्ट भी बन सकता, C+D+E प्रोडक्ट भी बन सकता, फिर A+B+X भी हो सकता। जैसे बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन एक अपन जनरलाइज अगर रिएक्शन लिखे तो A+B गिव C, ये फॉर्मेट में हम रिएक्शन को लिख सकते हैं। उसमें जो A है
वो ए लेस रिएक्टिव है और जो बी है वो बी मोर रिएक्टिव है। क्यों सर, ऐसा क्यों? अब एक ही बात है ना, कोई चीज रिएक्टिव रहेगी ज्यादा और कोई चीज कम रिएक्टिव रहेगी। हाँ, दोनों चीजों की भी सेम रिएक्टिविटी अपन ले सकते हैं। तो जो चीज लेस रिएक्टिव है उस चीज को अपन बोलते हैं सबस्ट्रेट। ये वर्ड याद रखें, जो चीज लेस रिएक्टिव है उस चीज को बोलते हैं सबस्ट्रेट, और जो चीज ज्यादा रिएक्टिव है उसको बोलते हैं रिएजेंट या फिर अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट भी बोल सकते हैं या फिर सिर्फ रिएजेंट भी बोल सकते हैं। सी क्या है? सी तो प्रोडक्ट है ही, तो रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट सी है। और अटैकिंग रिएजेंट है जो ज्यादा रिएक्टिव है, और जो कम रिएक्टिव है वो सबस्ट्रेट है। तो स्टेटमेंट ऐसा लिखना आप लोग, अटैकिंग रिएजेंट अटैक्स ऑन द सबस्ट्रेट। अटैकिंग रिएजेंट अटैक्स ऑन द सबस्ट्रेट, ये पहला स्टेटमेंट लिखेंगे ऐसा डॉट मार के। अपने नोट्स में बहुत, ये क्या हो गया, हाँ, अपने नोट्स में बहुत सारे डॉट्स मिलने वाले हैं, ऐसा पहला डॉट लिखना, अटैकिंग रिएजेंट अटैक्स ऑन द सबस्ट्रेट। दूसरा डॉट लिखना, पहला डॉट लिखो अटैकिंग रिएजेंट अटैक्स ऑन द सबस्ट्रेट। अटैकिंग रिएजेंट अटैक्स ऑन द सबस्ट्रेट। दूसरा पॉइंट लिखना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो, ऐसा लिखना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो। ऐसा एरो भी बताना उसमें, मतलब एरो हम कहां से कहां शो करेंगे, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एरो पॉइंट फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। स्टेटमेंट लिखेंगे, लर्न करेंगे इस चीज को, एरो पॉइंट्स फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लिख लो जल्दी से, हो गया ये? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? प्लीज, कोई डाउट होगा किसी को हाथ उठा के पूछ लो, शर्माओ मत, अपनी घर की बात है। कितने लोग ये क्लास मस्त एकदम बैठ पे? अच्छा नहीं, आदित्य अनम्यूट, डाउट। सर ये पहले वाला डॉट वाला रिपीट करो ना सर, आवाज नहीं आ रहा था बराबर। अटैकिंग रिएजेंट अटैक्स ऑन द सबस्ट्रेट। ओके सर। ओके सर, अटैकिंग रिएजेंट अटैक्स ऑन द सबस्ट्रेट, पहला वाला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज फ्रॉम हाई टू लो, एरो पॉइंट फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज फ्रॉम हाई टू लो, एरो पॉइंट फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, चलो एक बार बताओ, कितने लोग ये क्लास घर पे मस्त एकदम लेट के अटेंड कर रहे हैं? बेड पे लेटे हुए, मोबाइल हाथ में, लैपटॉप टैबलेट जो भी हाथ में है। सर लेटे भी होंगे तो आपको बताएंगे थोड़ी। चलो ठीक है, आगे बढ़े क्या? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला पॉइंट भी सबको समझ में आ गया, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाता है। अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है सबस्ट्रेट पे, ठीक है, इसको करते हैं डिलीट। अब जो रिएजेंट होते हैं, रिएजेंट बताया ना, रिएजेंट अटैकिंग रिएजेंट, तो अपन ऐसा लिखेंगे, रिएजेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। रिएजेंट्स दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसे शॉर्ट में लिखना ई प्लस एन यू माइनस, ई प्लस के नीचे लिखना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, और इसके साथ में लिखना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, और यहाँ पे लिखना इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, और यहाँ लिखना इलेक्ट्रॉन डोनर्स। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, इलेक्ट्रॉन डोनर्स, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स लेफ्ट साइड में, इलेक्ट्रॉन डोनर्स राइट साइड में। इसको लिख लो जल्दी से। कोई डाउट यहाँ तक? प्लीज पूछ लो, किसी को पूछना है तो। ठीक है, प्लीज एक सेकेंड होल्ड करना, प्लीज वेट फॉर वन मोमेंट, वी आर कनेक्टेड, गिव मी 1 मिनट प्लीज। चलो, यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। प्लीज आस्क इफ एनीवन इज हैविंग एनी डिफिकल्टी स्टिल हियर, नो डाउट्स। आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है तो हाथ उठाए।
प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू कैन हियर माय वॉइस। 3 4 4 5 लोगों की आवाज आ रही है, 6 हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज लोअर योर हैंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। ठीक है, अब आगे। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होती है ना, ये एक कॉमन नोशन होता है, सही भी है, गलत बात नहीं है, लेकिन अपन समझे क्या जो इलेक्ट्रॉन रिच है हमेशा डोनर होगा? सोचे इस चीज को, इलेक्ट्रॉन रिच होना और डोनर होना ये हमेशा मैच करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। इस चीज को समझे, जो लोग दुनिया में रिच है क्या जरूरी है कि वो अपना पैसा हमेशा डोनेट करते हैं? नहीं, तो वो लोग कंजूस भी रह सकते हैं, लेकिन कंजूसी तो खर्चे के रिस्पेक्ट में बोलते हैं ना, कंजूसी पैसा डोनेट करने के रिस्पेक्ट में, फिलैंथ्रोपी के रिस्पेक्ट में नहीं बोली जाती है। तो ऐसा अपन समझे कि इलेक्ट्रॉन रिच होना और उसके साथ आपका आवाज अटक डोनेट। रहा है सर। कौन है भैया, ये आवाज अटक रहा है? अब ठीक है क्या? नो सर, बहुत अटक रहा है सर आवाज। अरे यार, प्लीज वेट। मैं कनेक्शन चेंज कर रहा हूँ, सो प्लीज वेट, प्लीज बी कनेक्टेड। आदित्य जी अभी बताइए, ठीक है क्या? यस सर। बहुत बढ़िया। तो अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के टेंडेंसी की। तो जो लोगों के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, जरूरी है क्या कि वो लोग हमेशा अपने पैसे बांटते फिरते, हमेशा अपने पैसे डोनेट करते फिरते? नहीं, रिच होना और फिलांथ्रोपिस्ट बनना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, फिलांथ्रोपिस्ट बनना मतलब पैसे देने की इच्छा होना, तो इलेक्ट्रॉन रिच होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे देखना, nucleophiles must have nucleophiles must have electron donating capacity। उनकी इच्छा भी रहनी चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करने की। तो प्लीज ये पॉइंट लिख लो सब लोग, एंड प्लीज वेट 1 more minute। चलो यहाँ तक समझ में आ गया क्या? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स और इलेक्ट्रॉन रिच होना जरूरी नहीं है कि हमेशा साथ साथ में चले। इसमें किसी को कोई डाउट? प्लीज आस्क। नहीं है, ठीक है। अब आगे राइट साइड वाली लेफ्ट साइड वाली कंडीशन, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है वो हमेशा एक्सेप्टर रहेगी। ठीक है, फंड्स की जरूरत सबको है हमेशा। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिच इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनर जरूरी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये जरूरी है। इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डोनर होगा हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए एवर रेडी रहेगा। इट विल ऑलवेज बी रेडी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया सबको? ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि कोई स्टूडेंट शॉर्ट में रिपीट कर दे कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल मैंने क्या पढ़ाया। प्लीज रेज योर हैंड्स जो रिपीट करना चाहेंगे कि जो मैंने बताया अभी, जिनको लग रहा है कि हाँ यार हमको समझ में आ गया और हम रिपीट करके एक दो लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि ये क्लास इंटरेक्टिव हो, और ये क्लास इंटरेक्टिव सिर्फ आप लोग बना सकते हो। बनाओ फिर इसको।
वीरती मेहता। यस सर। सर इलेक्ट्रोफाइल्स जो रहते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही रहते हैं और वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं और जो न्यूक्लियोफाइल्स रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच रहते हैं, पर जरूरी नहीं है कि सभी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। तो इसके लिए मतलब ऐसे बोलते कि जो डोनेट कर सकता वही न्यूक्लियोफाइल है। और परफेक्ट, करेक्ट करेक्ट। जो डोनेट कर सकता वो न्यूक्लियोफाइल है, जो एक्सेप्ट कर सकता वो इलेक्ट्रोफाइल है। एक्सेप्ट हर कोई कर सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, लेकिन डोनेट करने के लिए डोनेट करने की इच्छा भी रहनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन रिच भी रहना चाहिए। मतलब ये समझो कि अगर उसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन डोनेट करने की बहुत इच्छा है, तो भी वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं बना। उसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन्स है और डोनेट करने की बिल्कुल ही इच्छा नहीं है, तो भी वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं बना। तो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनने के लिए इलेक्ट्रॉन्स होनी भी चाहिए और डोनेट करने की टेंडेंसी, डोनेट करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। तो ये चीज भी अपन याद रखेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है। बाय द वे लास्ट टाइम पे हम लोगों ने एरोमेटिसिटी भी डिस्कस किया था, वो भी अपना कवर हो गया है आर्टिकल। उसमें भी अगर कोई डाउट्स है तो आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है। अभी हम लोगों को इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कंटिन्यू करना है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते, तो अब अपने पास में इलेक्ट्रोफाइल्स जो है वो इलेक्ट्रोफाइल्स 3-4 टाइप के मिलते हैं और न्यूक्लियोफाइल भी 3-4 टाइप के मिलते हैं। तो आप लोग ऐसा स्टेटमेंट लिख सकते, 3 स्टेटमेंट्स लिखवा रहा हूँ, प्लीज इसको लिख लेंगे। तो पहला स्टेटमेंट है इलेक्ट्रोफाइल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। दूसरा स्टेटमेंट है न्यूक्लियोफाइल्स, सॉरी, पहला स्टेटमेंट है इलेक्ट्रोफाइल्स आर ऑफ 4 टाइप्स। दूसरा स्टेटमेंट है न्यूक्लियोफाइल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। और तीसरा स्टेटमेंट है ये चीजें इलेक्ट्रोफाइल नहीं है इवन दो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। These 4 things are not electrophiles even though they have a positive charge, क्योंकि उन पे पॉजिटिव चार्ज आया ऑक्टेट कंप्लीशन के बाद। पॉजिटिव चार्ज हुआ ही उन पे ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए था। उन पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्टेट कंप्लीशन की वजह से आया करके अब उसको, और वो पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत नहीं समझता। पॉजिटिव चार्ज इज बिकॉज ऑफ ऑक्टेट कंप्लीशन। Positive charge is because of octet completion. Therefore, they don't want to balance their positive charge again. इसलिए उनको फिर से उसका पॉजिटिव चार्ज बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, वो पॉजिटिव के साथ खुश है। वो चीज पॉजिटिव के साथ में खुश है। ये लिख लिया सबने? चलो, इसमें कोई डाउट? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है ये चीज को। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट, अब अपन इलेक्ट्रोफाइल के टाइप्स देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज पॉजिटिव चार्ज विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ये पता है ना सबको, जो NO2 है, मैंने 2 लिख रहा हूँ, वो 2 नीचे लिखना है। यार इसमें कंफ्यूजन होएगा लोगों को। हाँ सर, वो आप ही लिख दो। और भी अच्छा होगा सर अगर आप ये हमारे नोटबुक में आके लिख दो। ये कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ मैं, इसको देख लेना, लिख लेना, लर्न भी कर लेना ये एग्जाम्पल्स। Cl plus NO plus।
इसके साथ में लिखना ल्यूइस एसिड्स, क्या लिखेंगे? ल्यूइस एसिड्स लिखेंगे। ये है पहली कैटेगरी, पॉजिटिव चार्ज विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऐसी चीजें विथ इनकम्प्लीट वैलेंस ऑक्टेट लिख लो और भी अच्छा, पॉजिटिव चार्ज विथ इनकम्प्लीट वैलेंस ऑक्टेट। ऐसी चीजें जिनका पॉजिटिव चार्ज जो है वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट की वजह से है, तो उसके एग्जांपल लिख लिया अपन ने, H प्लस, NO2 प्लस, RCO प्लस, सी पे पॉजिटिव, Cl प्लस, NO प्लस, R प्लस, R प्लस मतलब कार्बोकैटायन। और ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें लुईस एसिड्स के कैटेगरी में आती है। क्यों आती है ये सारी लुईस एसिड्स के कैटेगरी में? क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो लिखो यहाँ पे all these are acceptors of lone pairs of electrons, therefore these are Lewis acids। ये सारे जो है वो क्या है? Lewis acids है, क्योंकि ये सारे lone pair of electrons accept कर सकते हैं, therefore all of these are Lewis acids। आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है क्या फिर से? नहीं सर, नहीं ना, ठीक है, क्लियर ओके, है सर। थैंक यू, थैंक यू। चलो आगे बढ़े, ये पहला पॉइंट लिख लिया सबने। पहले पॉइंट में कोई डाउट इसको लर्न करने का? नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड कैटेगरी देखो। सेकंड कैटेगरी इज न्यूट्रल विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। पहला कैटेगरी क्या था? पॉजिटिव था ना, पॉजिटिव विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो अपन लिखेंगे न्यूट्रल एंड द ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। न्यूट्रल भी है और उसका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है। उसके एग्जांपल लिख लेना, BH3, BF3, AlCl3, BCl3। ये भी क्या है? लुईस एसिड है। हाँ सर, आप जो बोल रहे हो थोड़ा थोड़ा लॉजिकल तो लग रहा है, कुछ तो भी ऐसा पढ़ा तो था यार अपन ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि वो B2H6 बना था, और फिर वो Al का भी ऐसे कुछ तो भी ClCl किया तो था यार वो, लेकिन समझ में नहीं आया था। लेकिन हाँ, कुछ तो भी ऐसा हुआ था, ये तो सही बात है। सही है, कुछ तो भी ऐसे किया होगा आपने। फिर ये देखो गलत बन गया यहाँ पे। है ना, ये चीज आप लोगों ने पढ़ाई की होगी इसके बारे में। AlCl3 डायमर बना था। क्यों डायमर बना था? क्योंकि Al का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सेम थिंग फॉर BH3, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, तो ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। और वो चीज क्या है? न्यूट्रल है। पिछली कैटेगरी क्या थी? पॉजिटिव चार्ज विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ये कैटेगरी क्या है? न्यूट्रल विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। चलो आगे, सेकंड लिख लो जल्दी से, जल्दी करें, जल्दी करें सर, घाई मत करो सर, शांति रखा करो। ठीक है, इसी में एक और चीज है, इसी में फ्री रेडिकल्स भी आ गए। फ्री रेडिकल्स जो रहते हैं वो इसमें आ गए। हालांकि ये फ्री रेडिकल्स का अपन इतना यूज नहीं करते, बट लिख लो अब, R डॉट, Cl डॉट, इनको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, Br डॉट, H डॉट, OH डॉट सफिशिएंट है। फ्री रेडिकल्स आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस न्यूट्रल एंड द ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। अभी जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये थोड़ी बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए इनकम्प्लीट है, क्या 1 इलेक्ट्रॉन के लिए भी तो इनकम्प्लीट हो सकता, राइट? 1 इलेक्ट्रॉन के लिए भी इनकम्प्लीट हो सकता, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए भी इनकम्प्लीट हो सकता, दैट डिपेंड्स, वो चीज डिपेंड करता है, राइट? ठीक है, ये चीज आगे बढ़ते हैं अपन। चले आगे, नेक्स्ट, हेलो, नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी लिखेंगे। थर्ड कैटेगरी लिखेंगे न्यूट्रल, न्यूट्रल with complete but expandable octet।
न्यूट्रल विथ कंप्लीट बट एक्सपेंडेबल ऑक्टेट। हाँ, ये एक्सपेंडेबल ऑक्टेट सुना तो था PCl5 जब बनता था, तो PCl3, SbCl2, ZnCl2 एक्सेट्रा। ये भी क्या है, ये भी ल्यूइस एसिड्स है। ठीक है, सो दीज आर ऑल्सो नहीं, दीज आर थर्ड कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इलेक्ट्रोफाइल्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब उनको क्या चाहिए, उनको निगेटिव चार्ज चाहिए, तो उनको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए या एक फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, बेसिकली उनको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए। तो अगर उनको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए तो वो ल्यूइस एसिड जैसे बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि उनको लोन पेयर चाहिए। और ये है थर्ड कैटेगरी जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, न्यूट्रल है, लेकिन वो ऑक्टेट को अपन एक्सपांड करवा सकते हैं। द ऑक्टेट कैन बी एक्सपांडेड। So this is third category. हर्ष कुलकर्णी। सर उनका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, फिर वो एक्सपांड क्यों करेंगे? स्टेबिलिटी तो चली जाएगी ना। नहीं, PCl5 बनता कि नहीं बनता? हाँ सर। तो PCl5 क्यों बनता? वहाँ स्टेबिलिटी जाती क्या? मतलब नहीं। जाती, लेकिन उतनी नहीं जाती। जैसे PCl5 भी मिलता नेचर में, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया है ना, तो एक्चुअली क्या हाँ रहता है, सर। PCl5 और PCl3 का रहता है इक्विलिब्रियम। तो ये तीनों चीजें यस। एक साथ एग्जिस्ट करती, ठीक है। तो ये भी एग्जिस्ट करता, ये भी एग्जिस्ट करता, मतलब ये अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं PCl3 ने अपना ऑक्टेट एक्सपांड करवाया, 10 इलेक्ट्रॉन्स करवा दिए ऑक्टेट में, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स करवा दिए तो पॉसिबल है, इसलिए ये थर्ड कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स है। ठीक है, करें इसको डिलीट, मतलब आगे बढ़े। फिर इसमें और एक चीज ऐसी, वो PCl5 के बारे में, वो ऑक्टेट एक्सपांड कैसे होता है, पी का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कितना, बताओ यार, हेल्प करो। पी का कॉन्फ़िगरेशन 15 रहता है क्या? हर स्कूल करनी 15 है क्या? यस सर। पी का एटॉमिक नंबर 15 है क्या? क्या सर? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है हाँ, क्या? एक मिनट। अरे हाँ बाप रे, सर, हाँ 15 है, 15 है ना। फिर क्या करते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, बराबर। हाँ। बोलो हाँ। हाँ बराबर। हाँ, फिर वो क्या रहता है, थ्री हाँ डी सर, जीरो रहता बराबर है। ही है। हाँ हाँ, ठीक है, म्यूट कर लो। फिर वो रहता 3d0, फिर ये एक इसका इलेक्ट्रॉन इधर जाता, और फिर वो 3s1 बनता, 3p3 बनता, और ये 3d1 बनता, फिर वो sp3d बनता, और फिर वो sp3d बनने की वजह से ऐसा बनता, और फिर उसकी वजह से बीच में जो p है उस पे Cl 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 ऐसा बनता। ठीक है, हो गया एक्सपांड ऑक्टेट। चले आगे। So this all is example of Lewis acids, and this all of this is in the third category of electrophiles. इलेक्ट्रोफाइल के थर्ड कैटेगरी में ये सारी चीजें मेंशन्ड है। नेक्स्ट देखेंगे अपन फोर्थ कैटेगरी, इसको डिलीट कर देते हैं। फोर्थ कैटेगरी देखेंगे, तो फोर्थ कैटेगरी में देखेंगे न्यूट्रल विथ नॉन एक्सपांडेबल ऑक्टेट्स। न्यूट्रल विथ नॉन एक्सपांडेबल ऑक्टेट, और ब्रैकेट में लिखना डेल्टा पॉजिटिव चार्ज वाली कंडीशन, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज वाली कंडीशन ऐसा लिखना ब्रैकेट में। उसके एग्जांपल लिखना SO3 CO2, तो CO2 का एग्जांपल देखो कैसे लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इधर SO3 का एग्जांपल कैसे लिखेंगे अपन, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। फिर उसमें लिखना डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस 3 डेल्टा प्लस। यहाँ लिखना डेल्टा माइनस 2 डेल्टा प्लस। हो जाएगा ये, तो इसको लिख ले।
चलो 4 कैटेगरी समझ में आ गई सबको। अब उसके बाद लिखना ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4, ये कैटेगरीज है। तो पॉजिटिव चार्ज विथ इनकम्प्लीट ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल रहेगा। उसके बाद आएगा न्यूट्रल विथ इनकम्प्लीट, उसके बाद आएगा न्यूट्रल विथ कंप्लीट एंड एक्सपांडेबल, और लास्ट में आएगा न्यूट्रल विथ कंप्लीट नॉन एक्सपांडेबल। ठीक है, कोई डाउट इसमें? एग्जांपल्स भी लिख लिए अपन ने। फिर और 2 पॉइंट्स लिखेंगे, वो आप लोग लिखना और लर्न करना। All electrophiles are not Lewis acids. All Lewis acids are electrophiles. लिख लो। ठीक है, 2 पॉइंट्स लिख लो। इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक द इलेक्ट्रॉन रिच साइट, वो इलेक्ट्रॉन रिच साइट न्यूक्लियोफाइल रहता है, बराबर? लिख लो। ठीक है, चले आगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स मैंने 4 पॉइंट्स बता दिए, 4 कैटेगरीज बता दी इलेक्ट्रोफाइल्स की, और ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी बता दिया, और इलेक्ट्रोफाइल्स और ल्यूइस एसिड्स का रिलेशन भी बता दिया। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। इसमें अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। नो डाउट्स? ठीक है, इसको करते हैं डिलीट। अब हम देखेंगे न्यूक्लियोफाइल्स। तो न्यूक्लियोफाइल्स 3 टाइप के रहते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप है निगेटिव चार्ज स्पीशीज। तो न्यूक्लियोफाइल में फर्स्ट लिखना स्पीशीज हैविंग नेगेटिव चार्ज। स्पीशीज हैविंग नेगेटिव चार्ज, उसके एग्जांपल लिख लेना, बहुत सारे एग्जांपल है। H माइनस, X माइनस, OH माइनस, RO माइनस, SH माइनस, CN माइनस, RCO माइनस। पहला कैटेगरी निगेटिव चार्ज स्पीशीज। फर्स्ट कैटेगरी निगेटिव चार्ज स्पीशीज। हो गया, एग्जांपल्स लिख लिए न्यूक्लियोफाइल्स। सेकंड कैटेगरी ऑफ न्यूक्लियोफाइल अपन देखेंगे। सेकंड कैटेगरी इज न्यूट्रल विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर 1 मिनट वो पेज दिखाओ ना, थोड़ा सा रह गया। बिल्कुल सर, सॉरी सर, लिख लो निगेटिव चार्ज स्पीशीज। डन सर। नेक्स्ट लिखेंगे न्यूट्रल विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये वो चीजें हैं जिनके पास न्यूट्रल चार्ज तो है लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन्स है,
उनका मन हुआ तो वो डोनेट करते। NH3 H2O RNH2 R2NH, ठीक है, हो गया। H2O में बनाना 2 लोन पेयर्स, लेकिन यहाँ पे लिखना कैन ओनली डोनेट 1 लोन पेयर, कैन ओनली डोनेट 1 लोन पेयर, ऐसा लिख लेना। दोनों लोन पेयर एक साथ नहीं डोनेट कर सकते। चलो लिख लिया ये। फिर जैसा ROH है तो वैसा, जैसा H2O है वैसा ROH भी रह सकता। तो ROH इज ऑल्सो इन दिस कैटेगरी। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम न्यूक्लियोफाइल्स पढ़ रहे हैं, और ये न्यूक्लियोफाइल का सेकंड कैटेगरी है। ROH अल्कोहल्स भी न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर शो कर सकते हैं। अल्कोहल्स भी न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर शो कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। चले आगे, आगे बढ़े। एनी डाउट्स? नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी देखो, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। ठीक है, इसको आप लोगों को ऐसे ही बनाना है। देखो ध्यान से, C डबल बॉन्ड C है तो ये तो है सिग्मा, और ये है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अपने को मालूम है ना, वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर नीचे काजू के फॉर्मेट में लिखते हैं। फिर C ट्रिपल बॉन्ड C में क्या रहेंगे? 2 काजू रहेंगे, एक्चुअली 4 काजू आएंगे, एक ऊपर नीचे और एक आगे पीछे। तो ये जो रेड कलर का है, ये रेड कलर का दूसरा पाई बॉन्ड है। जैसे समझ में आ रहा है आप लोगों को? ब्लैक कलर का इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, रेड कलर का परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ठीक है, तो ये है ट्रिपल बॉन्ड वाला कंडीशन अल्काइन, और ये है डबल बॉन्ड वाला कंडीशन अल्कीन। तो ये है थर्ड कैटेगरी ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। थर्ड कैटेगरी ऑफ न्यूक्लियोफाइल ये लिख लेना, और इसमें लिखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखे। Even though alkynes have more electron density, alkenes are better nucleophile than alkynes. Even though alkynes की जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है अल्काइन की, अल्कीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अल्कीन्स इज लेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अल्काइंस इज मोर, बट स्टिल अल्कीन्स आर बेटर न्यूक्लियोफाइल्स। अल्कीन्स जो है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? क्योंकि अल्काइन, कोई रीजन सोचना चाहेगा इसका? सोचो, इसका रीजन आप लोग सोच सकते हैं, ट्राई करो, थोड़ा लॉजिक लगाओ। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की बात हो रही है। वी आर ट्राइंग टू कंपेयर द टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर। हम इलेक्ट्रॉन पेयर हेलो डोनेट सर। की। हेलो सर, बोलिए सर। हर्ष।
हर्ष अनम्यूट। सर क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाला जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है तो उसकी टेंडेंसी कम रहती। करेक्ट आंसर। वीरती आवाज आ रही है क्या? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझ में आया? ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन ध्यान से समझ में आया, इसलिए आपने आंसर दिया। तो वीरती ने करेक्ट आंसर बताया। ट्रिपल बॉन्ड वाले में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट डोनेट करने की टेंडेंसी कम। तो जिसके पास ज़्यादा पैसे है वो भी लेस डोनर हो सकता है। ठीक है, तो अपन एक और स्टेटमेंट लिखेंगे इसके पहले। तो इसका रीजन लिख लो। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ sp ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ sp2, ये रीजन है। ये रीजन लिख लेंगे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ sp इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ sp2, ये रीजन है इसका। वीरती ने सही बताया। ठीक है, चले आगे आगे बढ़ते हैं। इसको हो गया, लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, जनरल, ऐसा स्पेसिफिक नहीं। जनरलाइज रिएक्टिविटी ऑर्डर है ये। अल्किन की रिएक्टिविटी अल्काइन से ज़्यादा, अल्काइन की रिएक्टिविटी अल्केन से ज़्यादा। दिस इज लाइक अ जनरल ट्रेंड, दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, दिस इज अ जनरलाइज ट्रेंड। और इसका रीजन भी आप लोग लिखे। अल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी है और देने डोनेट करने की इच्छा भी है। अल्कीन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी है और डोनेट करने की इच्छा भी है। अल्काइन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बहुत सारी है पर डोनेट करने की इच्छा नहीं है। अल्काइन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बहुत सारी है लेकिन डोनेट करने की इच्छा नहीं है। और अल्केन के पास में कितनी भी डोनेट करने की इच्छा हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। अल्केन इज नॉट हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही नहीं है वो कितना भी बड़ा दानवीर दानशूर रहा तो भी कोई फायदे में नहीं आता। तो अल्केन के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही नहीं है, तो अल्केन को न्यूक्लियोफाइल नहीं बोल सकते। अल्केन को हेलो हेलो, अल्केन को न्यूक्लियोफाइल नहीं बोल सकते। प्लीज ये पॉइंट लिख लेना। अल्केन कैन नॉट बी कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी 1 greater than 2 greater than 3। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी 1 greater than 2 greater than 3। ऑर्डर लिख लेंगे। फिर इसके बाद और एक पॉइंट लिख लेना। न्यूक्लियोफाइल्स अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज।
ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेसिस, सारे न्यूक्लियोफाइल्स लुईस बेसिस रहते हैं और सारे न्यूक्लियोफाइल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पे अटैक करते हैं। तो जो अपन ने पहले लुईस एसिड को इलेक्ट्रोफाइल से रिलेट किया था, यहाँ हमने लुईस बेसिस को न्यूक्लियोफाइल से रिलेट कर दिया। ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेसिस, न्यूक्लियोफाइल्स अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई डिफिकल्टी, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? प्लीज आस्क। चले आगे। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी कोई रिएक्शन होती है, अपन जैसे बोलते हैं ना केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो अपने दिमाग में क्या इमेज डेवलप होती है? एक कोई पर्सन है, वो ऐसे ही और शी इज स्टैंडिंग विथ अ वाइट कोट एंड ऐसा बीकर में रिएक्शन चल रही है, तो अपन बीकर इमेजिन करते हैं, बीकर में लिक्विड मीडियम इमेजिन करते हैं। तो जो भी रिएक्शन होती है, एनी केमिकल रिएक्शन और केमिकल एनी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिक्स जो भी रिएक्शन है, एनी रिएक्शन फॉर दैट मैटर इज कैरिड आउट इन सम मीडियम, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट मीडियम इज लिक्विड मीडियम। ठीक है, ये क्या हो गया? तो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। हेलो, हेलो, हाँ, आई एम राइटिंग डाउन वन स्टेटमेंट, प्लीज आप लोग ध्यान से देखिए उस स्टेटमेंट को। तीन टाइप के मीडियम मिलते हैं, पोलर प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक, नॉन पोलर। ऐसे तीन टाइप के सॉल्वेंट्स होते हैं जिसमें रिएक्शंस कवर कराई जाती है। इसके अलावा और कोई मीडियम और कुछ भी नहीं होता इसके अलावा। दिस इज इट, यही है जो कुछ भी है। तीन टाइप के मीडियम होते हैं, और ऐसा नहीं कि अपने लेवल पे, पूरी दुनिया भर में इसके अलावा कोई रिएक्शन मीडियम नहीं होता है। हाँ, सॉलिड मीडियम, गैस मीडियम हो सकता है, लेकिन लिक्विड मीडियम के यही तीन टाइप है। ठीक है, मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट फॉर पीपीएस मीडियम इज वाटर एंड पोलर अप्रोटिक और नॉन पोलर वाले का ऐसा फिक्स नहीं रहता है। ऐसा नहीं बोलते कि ये सारी रिएक्शन इसमें ही कराना, वो वाटर के लिए बोलते हैं क्योंकि वाटर का अवेलेबिलिटी वगैरह ईजी है और वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी होता है, ये भी अपन ने डिस्कस किया है। लेकिन मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट फॉर पीपीएस मीडियम इज वाटर, पोलर प्रोटिक, सॉरी पोलर अप्रोटिक एंड नॉन पोलर के लिए फिक्स नहीं है। पीपीएस मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो अब के बाद अगर मैं नॉन पोलर बोलूँ या पीपीएस और पीएएस बोलूँ तो आपको समझ में आना चाहिए। पीपीएस मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पीएएस मतलब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक मतलब पीपीएस, पोलर अप्रोटिक मतलब पीएएस।
if nothing is mentioned, we consider PPS to be the solvent. We consider water to be the medium of the reaction. चले आगे। पोलर प्रोटिक वाटर कंसीडर करना है अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है तो। ठीक है, पोलर अप्रोटिक में क्या होता है, वो पोलर रहता है लेकिन उसमें H+ प्रेजेंट नहीं रहता है, वो भी लिखवा देते हैं अभी। इसको लिख लो, ये लिख लिया क्या, कोई डाउट है क्या? ठीक है, एक बार मुझे कंफर्म करना है कि मैंने जो कुछ भी पढ़ाया, जो कुछ भी बोला और जो कुछ भी लिखा वो सबको समझ में आया क्या। तो प्लीज़ कोई भी एक स्टूडेंट हाथ उठा दो और एक बार जल्दी से 1 मिनट में समराइज कर दो मीडियम के बारे में। सिर्फ जो स्क्रीन पे लिखा है उस मीडियम के बारे में कोई तो भी प्लीज़ समराइज कर दो। हाथ उठाओ पहले। क्या यार, किसी की बात करने की इच्छा नहीं है यार मेरे साथ, ये कोई बात होती है क्या यार? हेलो, ठीक है, वीरती मेहता से पहले ऑलरेडी बात हो चुकी है, तो कोई दूसरे स्टूडेंट अगर वॉलेंटियर करेंगे तो थोड़ा सही हो जाएगा। नहीं करना है किसी को बात, जाने दो, मत करो। वीरती आप बता दीजिए शॉर्ट में एकदम क्या बताया अभी मीडियम के बारे में मैंने। सर 3 टाइप के लिक्विड मीडियम रहते हैं, पोलर प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक और नॉन पोलर। पोलर प्रोटिक में कॉमनली यूज्ड वाटर रहता है और बाकी दोनों में फिक्स नहीं रहता है। और अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो पोलर प्रोटिक वाले में वाटर को ही सॉल्वेंट मान। कंसिडर करने का, हाँ ठीक है। और अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया रिएक्शन में तो वाटर कंसिडर करना, पीपीएस कंसिडर करना। ठीक है, सफिशिएंट, इतना ही बताया। और रिएक्शंस जो होती है वो सॉलिड मीडियम में भी चल सकती है, गैस मीडियम में भी चल सकती है। ऐसा नहीं है कि सारी रिएक्शंस लिक्विड मीडियम में ही चलेगी, बट बहुत सारी 90% से ज़्यादा रिएक्शंस लिक्विड मीडियम में चलती है। बीकर वगैरह में अपन रिएक्शन कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अब अपन पोलर अप्रोटिक, पोलर प्रोटिक और नॉन पोलर की डेफिनेशंस लिखेंगे। परफेक्टली नॉन पोलर, नो पोलरिटी एग्जिस्ट्स नॉन पोलर में, ये लिख लो। और आप लोगों का होमवर्क है इनके एग्जांपल्स लिख के लाना। एग्जांपल्स ढूंढ लेना, होमवर्क है। पोलर प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक, नॉन पोलर। एनी डाउट्स? प्लीज पूछ लो, कुछ पूछना है तो। नहीं पूछना है, आगे बढ़े। चलो डिलीट करें इसको, हो गया। प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी। ओके ओके, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, एटलीस्ट जनता लिख रही है, ये पता चल रहा है। डन सर, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? आज वाली क्लास में मेजर आर्टिकल अपन ने किया इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा आर्टिकल किया न्यूक्लियोफाइल, और तीसरी अपन ने बात की सॉल्वेंट्स के बारे में। सॉल्वेंट्स ऐसी छोटा सा टाइम पास चीज है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की क्लास का है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल्स लर्न करना, इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्डर लर्न करना,
न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल लर्न करना, न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर लर्न करना और कंसेप्ट डेवलप करना क्या हो रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसको चाहिए वो कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके पास ज्यादा की है, जिसको डोनेट करना है, वो कौन है, न्यूक्लियोफाइल है। फिर न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देता, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लेता, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता, उसके बेसिस पे रिएक्शन रन होती। और जब रिएक्शन रन होती तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इस चीज को मैं बोलता हूँ डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव वाला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट मैं बोलता हूँ एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ी बड़ी मैकेनिज्म्स होती है, अपन डरेंगे नहीं उन मैकेनिज्म्स से। उन मैकेनिज्म्स में या तो पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर वाले बात होगी, या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से वहाँ एक्सचेंज हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से वहाँ अट्रैक्ट हो रही है, ये बात होगी, या फिर एसिडिक बेसिक कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। बस दो ही चीजें हैं, या तो एसिडिक बेसिक या फिर पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। ये चीज अगर अपन ने घोट ली है, लर्न कर ली है, तो फ्यूचर इजी हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। और भी अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट्स है, तो आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम लोग अभी नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय।